Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about energy of electron in Bohr's orbit and spectral series. So starting with the first topic. That is types of energy of electron in Bohr stationary orbit. देखिए हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था कि सपोज इट इज एन एटम एंड बीच में कोई न्यूक्लियस है, इसके आसपास स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लाइक दिस, एंड हमने इस ऑर्बिट का रेडियस फाइंड किया था, इस ऑर्बिट का रेडियस फाइंड किया था, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड की थी कि कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, यानी कि स्पीड फाइंड की थी, एंड हमने इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की थी। आज हम फाइंड करने जा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी रहेगी जब ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। देखिए जो टोटल एनर्जी होती है इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में फाइंड किया था, उस वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी मिलती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद रखना है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वेलोसिटी। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इनके एक्सप्रेशंस। देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल एटम, हमें पता है दैट Fc, that is centripetal force, is equals to Fe, that is the electrostatic force. And electrostatic force basically क्या है? हमारे पास कूलम्स फोर्स है, ये हमने अच्छे से पढ़ा था पोस्टुलेट्स में। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, दैट इज mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r²। v यहाँ पर क्या रहता है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहता है, m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, k यहाँ पे रहता है 9 × 10⁻⁹, z यहाँ पे रहता है एटॉमिक नंबर, e इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। राइट, अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 1/2, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई किया है। एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ से हम हाफ mv² की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू kZe²/2r। सिंपली एक r से एक r कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास हाफ mv² की वैल्यू क्या आ जाएगी? kZe²/2r। सो मूविंग ऑन टू द पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना पोटेंशियल लग रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पोटेंशियल लग रहा है इट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियस, एंड हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ kq/r। राइट, तो k ही रहेगा, r ही रहेगा। r बेसिकली क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। बट यहाँ पे जो चार्ज है वो हम कौन सा चार्ज लेंगे? द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस विच इज इक्वल्स टू Z × E। एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है? इट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल जो हमने फाइंड किया है दैट इज kZe/r, एंड चार्ज किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज हमें पोटेंशियल एनर्जी किसकी फाइंड करनी है? इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है। तो चार्ज होता है इसका -e, तो हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन जो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का दैट विल बी इक्वल टू -kZe²/r। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, फर्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन एंड द सेकेंड इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन। इन दोनों को ऐड करेंगे जब हम, तो हमें टोटल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू -kZe²/2r। ये हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी आ गया। मतलब इतनी टोटल एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास अगर वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। एंड आप यहाँ से देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में r आ रहा है। क्या आ रहा है? r, दैट इज रेडियस, एंड इस रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड की थी इन लास्ट वीडियो। हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था कि रेडियस कितना रहता है ऑर्बिटल का, तो उसकी वैल्यू आई थी r इज इक्वल्स टू n² डिवाइडेड बाय 4π² mkZe²। यहाँ पर n क्या था? n वॉज वेरिंग फ्रॉम 1 to like so on। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये क्या सिंबलाइज करते थे, बेसिकली रेडियस हमें फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, लाइक सो ऑन अगर पता करना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस कैसे पता कर सकते हैं, n की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट का n इज इक्वल्स टू 2 डालेंगे एंड सो ऑन। तो हम इस r की वैल्यू को इस एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो एनर्जी का बनेगा दैट विल बी This is the final expression of energy after substituting the value of r, that is radius, in that expression. तो हमारे पास क्या पता चला, that E is equals to minus 2 pi square m k square z square E4 divided by n square h square. n यहाँ पे रहता है 1 2 3 4 and so on, मतलब integers value are allowed, राइट। 1.5, 2.5, 3.5 ऐसी वैल्यूज अलाउड नहीं है। m यहाँ पे क्या रहता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रहता है, k की वैल्यू क्या रहती है 9 into 10 raised to the power 9, z is symbol of atomic number, e is the charge, चार्ज की क्या वैल्यू होती है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, h is the Planck's constant, इसकी वैल्यू रहती है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joules सेकेंड। तो अब अगर हम यहाँ पर सारे कांस्टेंट की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि अगर हम पाई स्क्वायर एच स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। पाई की वैल्यू क्या रहती है 3.14, m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10 raised to the power minus 31, k की वैल्यू हमें पता है हमेशा कांस्टेंट रहती है दैट इज 9 into 10 raised to the power 9 जब भी हम एयर या वैक्यूम में बात करेंगे। उसके बाद E दैट इज अ चार्ज, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है विच इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। उसके बाद h की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, तो जब हम सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस अगर हम z इज इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, यानी कि हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, तो उसके लिए जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यहाँ पर जो माइनस सिंबल है इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, दैट इज माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यहाँ पर n वेरी कर सकता है फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की हमें एनर्जी पता चल सकती है। ये बेसिकली किसके लिए वैल्यू आई है, एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हमने यहाँ पे z की वैल्यू को 1 सपोज किया है, यानी कि एटॉमिक नंबर को 1 सपोज किया है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट इज नेगेटिव। क्या है ये, नेगेटिव है। इसका क्या मतलब रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस, दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, ये न्यूक्लियस था, इस ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बेसिकली दे आर दी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने कंडक्टर्स के केस में पढ़ा था, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड नहीं होते। एंड हमने डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ा था कि उसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिमिलरली जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स की, दे आर दी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इनकी एनर्जी क्या है, नेगेटिव। एंड नेगेटिव सिंबलाइजेज फॉर अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन है, राइट। सो अगर हमें मिनिमम एनर्जी की वैल्यू पता करनी है कि सबसे जो नीचे वाली स्टेट है विच इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, उसकी क्या एनर्जी होगी, तो उसके लिए हम n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, सो वी विल बी गेटिंग द एनर्जी 1 वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अमाउंट की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी किसी भी एटम को अगर हमें उसके फर्स्ट ऑर्बिट में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एंड दैट मच एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। That is, the minimum energy required to free the electron from the ground state of a hydrogen atom is 13.6 electron volt, and this is called ionization
एनर्जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, बट उस टाइम पे हमने डिस्कस नहीं किया था उसको एज अ व्यू ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट। बेसिकली क्या था, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो एक्सपेरिमेंटली तो बहुत पहले ऑब्जर्व हो गई थी, बट जो बोहर आया था जिसने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था उसने इन स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन किया था कि क्यों लाइमन यहाँ पर आ रहा है, बामन की सीरीज इस रीजन में बन रही है, लाइक सो ऑन। सो हम उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो ज़्यादातर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो हमेशा कहाँ पे पड़े होते हैं, ग्राउंड स्टेट में पड़े होते हैं। जो हमने अभी फाइंड की थी वैल्यू ऑफ एनर्जी, दैट इज E is equals to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली किस स्टेट की एनर्जी है, इट इज द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो ज़्यादातर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो हाइड्रोजन एटम्स इस एनर्जी स्टेट में पड़े होते हैं। उसके बाद क्या होता है, When a hydrogen atom receives energy, जब हाइड्रोजन एटम को एनर्जी मिलती है किस तरीके से, देखिए या तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन से या फिर थ्रू हीट। उस टाइम पर क्या होता है, दैट एटम में एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू रेज द इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी स्टेट। जब उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सपोज ये कोई एटम था, दिस वाज द न्यूक्लियस, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा था इन द ग्राउंड स्टेट, जब इसको एनर्जी प्रोवाइड होगी तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अपने सेकेंड स्टेट में या फिर किसी और अपवर्ड स्टेट में, लाइक दिस सो ऑन। यानी कि जब इसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड हो गई देन उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी में चले जाएंगे, दैट इज फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि एटम पहुंच चुका है एक्साइटेड स्टेट में। एंड जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है उसके बाद वो वापस आना चाहता है अपनी उसी स्टेट में जिस स्टेट से वो गया होगा, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा एनर्जी का, विच हैज अ एनर्जी h nu इक्वल टू E2 माइनस E1। सो इतनी एनर्जी का वो फोटोन निकालेगा एंड वो मूव करेगा फ्रॉम अ हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट। So for these excited states, the electron can fall back to a state of lower energy, emitting thereby a photon of particular energy. Moving forward, देखिए अब हम सपोज करते हैं दैट E1 इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर n1th ऑर्बिट। सपोज अगर ये कोई एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट लेवल एंड दिस इज द सेकेंड लेवल, E1 E2। सपोज न्यूक्लियस के जो एग्जैक्टली ऊपर लेवल है, ऑर्बिट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उसकी एनर्जी E1 है, उसके ऊपर की बात करें तो E2 एनर्जी है, राइट। सो E1 इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर orbit and E2 is the total energy of electron in the outer orbit. So when an electron jumps from an outer to an inner orbit, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा outer orbit से to the inner orbit, the energy of radiation emitted according to the Bohr's third postulate, हमने बोहर्स के postulates के बारे में पढ़ा था, उसमें जो थर्ड पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंगली जो एनर्जी अमिट होगी रेडिएशन की जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम द हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट, दैट विल बी इक्वल टू h nu इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। दैट इज जंप कहाँ से किया है एंड जंप करके आया कहाँ पर है, लाइक दिस। अब हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था अभी थोड़ी देर पहले, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आया था दैट वाज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट, इट वाज द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं E2 एंड E1 में, तो हम यहाँ पर N2 एंड N1 को यूज करेंगे। इस वाले में हम यूज करेंगे N2 माइनस ऑफ E1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड टोटल हमें क्या मिल जाएगा बीच में, प्लस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर h स्क्वायर। बेसिकली ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था इट वाज 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4
डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में हमने एक बार n को सब्स्टिट्यूट करा है 1 एंड एक बार n को सब्स्टिट्यूट करा है 2, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। कॉमन टर्म्स क्या आएंगी, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। एंड इस साइड हमें पता था h न्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं c बाय लैम्डा। ये हमने EM वेव्स में पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की बात करें यहाँ पर तो लैम्डा के बेसिस में होता है, स्पीड क्या रहती है हमारे पास c, एंड अगर मुझे टाइम को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में चेंज करना है तो टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ न्यू। तो यहाँ से अगर मुझे न्यू की वैल्यू फाइंड करनी है दैट विल बी इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। सो इसीलिए हम न्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे c बाय लैम्डा। अब इसको हम देखेंगे डायग्रामेटिकली कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। देखिए सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी है E1 एंड दिस इज अ सेकेंड ऑर्बिट जिसकी एनर्जी है E2। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन E2 से शिफ्ट होगा नीचे की तरफ यानी कि E1 पे आना चाहेगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी होगी h न्यू, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करी है, दैट इज h न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये था लेफ्ट साइड दैट इज एच सी बाय लेमडा। तो इसमें हम क्या करेंगे, c को भी अगर हम इस साइड ले जाएं तो यहाँ पर c आ जाएगा एंड h को भी अगर हम इस साइड ले जाएं तो नीचे हमारे पास h स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h का क्यूब एंड वी विल बी गेटिंग हेयर एज 1 by lambda which is known as the wave number. 1 by lambda is known as the wave number of the emitted radiation and it is equals to 2 pi square m k square e4 z square divided by c h का क्यूब। ये हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन आया है आगे एंड ब्रैकेट में हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस और 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। एंड इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e4 c h का क्यूब, ये सारी टर्म्स क्या हैं, दे आर कॉन्स्टेंट्स। इनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती, मास की वैल्यू, k की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, स्पीड ऑफ द लाइट h, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो जब मैं इन कांस्टेंट की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है दैट इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर इंटू दिस फॉर्मूला। अब z स्क्वायर यहाँ पर क्या है, बेसिकली z यहाँ पर क्या है, z इज द एटॉमिक नंबर। एंड जो ये सारे कांस्टेंट की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास एक कांस्टेंट आया है दैट इज नोन एज रेडबर्ग्स कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 1.097 into 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स। एंड अगर इस फॉर्मूला की बात करें हम इन हाइड्रोजन एटम केस तो उसके लिए हम z की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज वेव नंबर is equals to Rydberg constant into 1 divided by n1 का square minus 1 divided by n2 का square. So this was the explanation of spectral series. अब इसको explain कैसे किया बोहर्स ने वो देखते हैं। देखिए Bohr's explanation of spectral series of hydrogen atom. Before Bohr gave his theory of hydrogen atom, various scientists had observed एक्सपेरिमेंटली द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो चुकी थी स्पेक्ट्रल सीरीज बोहर की थ्योरी के आने से पहले, राइट। सो बोहर ऑफर्ड अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दी स्पेक्ट्रल सीरीज। बोहर ने क्या दी, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी। एक्सपेरिमेंटली ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो चुकी थी, उसके बाद थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, बोहर ने। सो उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सीरीज दैट इज द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में बेसिकली क्या होता है, बोहर postulated that Lyman series is obtained when an electron jumps to the first orbit that is n is equals to 1 from any outer orbit that is n is equals to
2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सो ऑन ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, तो जो हमारे पास लाइंस बनती हैं, अगर मैं उनको इकट्ठे बात करूं तो मेरे पास जो सीरीज बनती है उनको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। एंड उसके लिए जो वेव नंबर होता है वो क्या रहता है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। एंड हेयर n2 varies from 2, 3, 4 and so on up to infinity, right? So these values lie in the ultraviolet region of the spectrum. And ये जो सारी हमारे पास lines बन रही हैं जिनसे एक series बन रही है which is known as Lyman series, ये कहाँ पर lie करती हैं? They lie in the ultraviolet region. Moving on to the next series, Balmer series. Balmer series क्या होता है? Bohr postulated that Balmer series is obtained when an electron jumps to the second orbit, that is n1 is equals to 2 from any outer orbit, that is n2 is equals to 3, 4, 6 and so on. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है from any higher orbit to the second orbit, यानी कि n1 इसके केस में 2 रहता है एंड n2 इस केस में 3, 4, 5 सो ऑन। तो यहाँ पर जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे n1 की वैल्यू वो हमेशा फिक्स रहेगी इन केस ऑफ बामर सीरीज, दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड n2 की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर सकती है फ्रॉम 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। 2 नहीं आएगा, हमेशा जो n2 की वैल्यू है वो 3, 4, 5 एंड सो ऑन इसमें वेरी कर सकती है। एंड ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ये कौन से रीजन में ऑब्जर्व हुई, कौन से स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व हुई, विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, Paschen series. Paschen series क्या होता है? Bohr postulated that Paschen series is obtained when an electron jumps to the third orbit. अब यहाँ पर condition है that n1 is equals to 3 from any outer orbit, that is n2 is equals to 4, 5, 6, 7 and so on. The wave number of the spectral lines of Paschen series is calculated using the formula that is this. Basically ये यहाँ पर क्या रहता है? Wave number. Wave number is equals to r which is the Rydberg constant. अंदर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आता है 1/3 स्क्वायर। यहाँ पर जो पास्चन सीरीज है उसके केस में n1 की वैल्यू फिक्स्ड रहती है विच इज इक्वल्स टू 3 एंड n2 यहाँ पर वेरी कर सकता है फ्रॉम 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी लाइक दिस। तो जो ये सीरीज होती हैं ये कौन से रीजन में पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। EM स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट रीजन्स, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेंट, एक्सरेज। तो ये वाली जो सीरीज है पास्चन सीरीज ये कौन से स्पेक्ट्रम में पाई जाती है? इंफ्रारेड रीजन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के कंडीशन में क्या होता है? हमारे पास n1 की वैल्यू 4 रहती है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू द फोर्थ ऑर्बिट, आपको ध्यान देना है जंप टू द फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि ऊपर से किसी भी लेवल, यानी कि 5, 6, 7, 8 किसी भी लेवल से जंप करके अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है तो उन टाइप की लाइंस को हम क्या बोलेंगे? दे फॉर्म अ ब्रैकेट सीरीज। इसके कंडीशन में हमारे पास वेव नंबर का क्या फॉर्मूला रहता है? वेव नंबर इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे n2 कहाँ से कहाँ पे वेरी करता है? n2 इज इक्वल्स टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन लाइक दिस। सो जो ये सीरीज होती हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इंफ्रारेड रीजन, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, Pfund सीरीज। Pfund सीरीज में क्या कंडीशन होती है? देखिए, Bohr postulated that Pfund series is obtained when an electron jumps to the fifth orbit, that is इस कंडीशन में हमारे पास n1 की वैल्यू क्या रहती है? 5 from any outer orbit, that is 6, 7, 8 and so on. Then the wave number of the spectral lines of Pfund series is calculated using the formula this. Basically ये क्या रहता है हमारे पास? wave number which is equals to 1 by लैम्डा। वेव नंबर अगर हमें पता चल गया तो हम लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर। एंड म्यू इनवर्स
इसका ये सिंबल रहता है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू वेव नंबर, विच इज इक्वल्स टू आर, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट, इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में परफंड सीरीज की कंडीशन में हमारे पास जो n1 की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, दैट इज इक्वल्स टू 5, एंड n2 कैन बी वेरिड फ्रॉम 6, 7, 8 एंड सो ऑन। एंड ये सीरीज भी कौन से पार्ट में पाई जाती है? इंफ्रारेड पार्ट ऑफ अ स्पेक्ट्रम। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए, सपोज ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस पड़ा है सेंटर में, उसके बाद ये जो लेवल्स हैं दे सिंबलाइज फॉर n1, n2, n3, n4, n5, n6 एंड n7। तो जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम द सेकेंड लेवल टू द फर्स्ट लेवल, फ्रॉम द थर्ड लेवल टू द फर्स्ट लेवल, या फिर फ्रॉम द फोर्थ लेवल टू द फर्स्ट लेवल, तो जो इस टाइप की लाइन सीरीज फॉर्म करेंगी उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। सेकेंड हमारे पास आता है इस टाइप का केस, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, या फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, मतलब हमेशा जंप करने के बाद वो कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट पे आ रहा है। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलेंगे बामर सीरीज, एंड सिमिलरली सो ऑन, परफंड सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। पास्टन सीरीज के केस में हमेशा जंप करके कहाँ पे आएगा? n इज इक्वल्स टू 3 लेवल पे। ब्रैकेट सीरीज के केस में हमेशा वो जंप करके कहाँ आएगा? n इज इक्वल्स टू 4 पे। एंड परफंड सीरीज में हमेशा वो कहाँ पे आएगा? n इज इक्वल्स टू 5 लेवल पे। सो दिस वॉज द डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, दीज आर द वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ सम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम डिफरेंट सीरीज की बात करें, सपोज हम पहले ले लेते हैं लाइमन, देन बामर, देन पास्टन। तो लाइमन के लिए हमें पता है अगर लोअर स्टेट 1 है तो उसकी अगर हम अपर स्टेट 2 ले लें तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वेवलेंथ की। देखिए, 1 बाय लैम्डा का वैल्यू r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से अगर हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाती है? 1216 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्यों लिखा है? बिकॉज वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये चीज़ हमें पता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द सेकेंड टू द फर्स्ट ऑर्बिट, सपोज मैं एनर्जी ले लेती हूँ सेकेंड ऑर्बिट की, सपोज मैं 3 ले रही हूँ एंड इसकी मैं ले रही हूँ 1, एंड अगर मैं यहाँ की बात करूँ उससे नेक्स्ट की है 4, तो 3 - 1 कितना हुआ? 2, एंड 4 - 1 कितना हुआ? 3। तो एनर्जी आप देख सकते हैं इसके केस में ज़्यादा होगी, तो मतलब लैम्डा इसके केस में कम होगा। तो मैं बोलना चाहती हूँ जब भी ट्रांजिशन पास वाले लेवल्स में होती है, दैट इज फ्रॉम सेकेंड टू द फर्स्ट, उसके केस में एनर्जी मिनिमम मिलती है हमें फोटोन की जो एमिट हो रहा है, एंड जो वेवलेंथ होती है उसकी वो मैक्सिमम होती है। सो देयरफॉर इन दिस केस, लाइमन सीरीज के केस में अगर हम लोअर स्टेट को 1 ले रहे हैं एंड अपर स्टेट को 2 ले रहे हैं तो हमें जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1216 एंगस्ट्रॉम। एंड अगर हम बात करें कि अगर हमने लोअर स्टेट को 1 रखा है एंड अपर स्टेट को अगर हम इन्फिनिटी कर देते हैं, मतलब बहुत दूर चले गए, इसके केस में हमारे पास जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम मिलेगी, बट जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो मिनिमम मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज की, दैट इज बामर सीरीज, उसकी कंडीशन में हमारे पास लोअर स्टेट अगर 2 है, जो कि फिक्स है कि बामर सीरीज में हमेशा लोअर स्टेट 2 ही रहेगी, बट अपर स्टेट अगर हमने 3 ली है तो इस कंडीशन में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6563 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद सिमिलरली अगर हमने लोअर स्टेट को 2 ही रखा है एंड अपर स्टेट को इन्फिनिटी ले गए तो हमारे पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 3646 एंगस्ट्रॉम। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज पास्टन सीरीज। लोअर स्टेट इसमें फिक्स्ड रहती है 3, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंड अगर हमने अपर स्टेट 4 ली है तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम लैम्डा जो मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 18751 एंगस्ट्रॉम। एंड अगर लोअर स्टेट हमने 3 ही रखी है, अपर स्टेट को इन्फिनिटी ले गए, तो इस कंडीशन में हमें मिनिमम लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 8220 एंगस्ट्रॉम। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एनर्जी लेवल डायग्राम एंड डी ब्रोइज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IBIS।